अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटा। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 देखना है ऑफ चैप्टर नंबर 1 और आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि बायोलॉजी ने इंसान को किस किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया है। ठीक है, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोलॉजी है वो इंसानियत को या मैनकाइंड को बहुत तरह से हेल्प कर रही है। उसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज़ हुई हैं, वो डेफिनेटली हमारे फ़ायदे के लिए ही हुई हैं ना। तो उसमें क्या क्या है, उसमें इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। ये सारे पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हो रही है। उसके बाद इन कॉम्बैटिंग डिजीज़ के रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजी वर्क कर रही है। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए इसमें बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो वो आज के लेक्चर में हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का रोल क्या है इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बायोलॉजी किस तरह से अपने रोल प्ले करती है वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है। Plant production has been tremendously increased by improving existing varieties and developing new high yield and disease resistant varieties of plants and animals as food। अब क्या होता है कि बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो रहा है जिससे क्या होता है कि प्लांट की जो पहले की वैरायटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, उसके अंदर बेहतरी लाई जा सके, या फिर ऐसे प्लांट्स डेवलप किए जाएं ऐसी हाई जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा हो, पैदावार जिसकी बहुत ज़्यादा हो, या फिर ऐसे प्लांट्स डिस्कवर किए जाएं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर इस तरह की चेंजेस लेके आई जाएं, वैरायटीज़ ऐसी प्रोड्यूस की जाएं जिसके अंदर डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ ज़्यादा हो। मतलब ये कि हमें बहुत ज़्यादा उसको डिजीज़ को कम करने में बहुत ज़्यादा प्लांट्स फ़ायदा दे सकें। और आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि डिजीज़ के रेजिस्टेंट के लिए काम करती हैं। और इसी तरह से एनिमल्स की भी प्रोडक्शन इस तरह की जा रही है, ठीक है, जो कि हमारी फूड की प्रोडक्शन के लिए बेहतरी हो सके। ठीक है, उसमें अब डेफिनेटली जितने ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटीज़ में इंप्रूवमेंट होगी उतनी हमारी फूड प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट होगी। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरह से हम फूड की प्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन से मेथड्स टेक्निक्स यूज़ की जाएँ जिसकी वजह से हम प्लांट्स की वैरायटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से हम प्लांट्स की वैरायटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। उसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीड का मतलब बेटा होता है नस्ल। ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब भी यही होता है कि कोई ना कोई ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाना। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग को हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी बोलते हैं या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी बोलते हैं। इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डेवलप न्यू ऑर्गेनिजम्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि हमें अगर कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, मतलब ये है कि अपनी पसंद के कैरेक्टर अगर हम किसी प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इस प्लांट के अंदर फ्लावर्स इस तरह के प्रोड्यूस हों, फ्लावर के कलर्स ये हों, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। उसमें एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग का भी आ जाता है। हम अपने पसंद के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब क्या होता है कि प्लांट्स ये ब्रीडर्स जो होते हैं, ब्रीडर्स उन बायोलॉजिस्ट को कहते हैं जो कि ये काम करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, दे सेलेक्ट टू पेरेंट्स दैट हैव बेनिफिशियल फिनोटिपिक ट्रेट्स टू रिप्रोड्यूस। अब वो दो ऐसे प्लांट्स को आपस में ब्रीड करवाते हैं, ठीक है, जिनकी ट्रेट्स आगे जाके हमें फ़ायदा दे सकें। ठीक है, फॉर ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह अब वो दो मुख्तलिफ प्लांट्स को भी आपस में ब्रीड करवा सकते हैं, हमें तो सिर्फ अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स चाहिए ना। ठीक है, तो वो दो पेरेंट्स प्लांट्स को जो ऐसे प्लांट्स को आपस में ब्रीड करवाते हैं तो जिनकी यील्ड आगे जाके अच्छी हो सके, ऑफ स्प्रिंग जो उनके प्रोड्यूस हों उनके अंदर वो ट्रेट्स हों जो हमें चाहिए। ट्रेट्स होता है खसूसियात। ठीक है, फिनोटिपिक ट्रेट्स का मतलब होता है, फिनोटिपिक कहते हैं आप ज़ाहरी खसूसियत। जैसे मैंने अभी फ्लावर्स की बात की कि हमें अगर फ्लावर्स के कलर ऐसे जाएँ तो हमें उन दो प्लांट्स को ब्रीड, हमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं कि किन दो प्लांट्स को ब्रीड करवाया जाए तो हमें इस तरह के फ्लावर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सारा ये काम है ये जीन्स के मुतल्लिक होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या, इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टू आल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा
इसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअली हम लोग किसी जीन को या रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं। जीन्स क्या होती हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं जिससे करैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप का यही मतलब होता है कि जीन्स या जेनेटिक मटेरियल उसको चेंज करेंगे तो उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स और उसकी ट्रेट्स भी तो चेंज होंगी ना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, या तो फिर कोई डीएनए हम बाहर से ऐड करते हैं या फिर डीएनए कोई रिमूव करते हैं ताकि हमें अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो मिल सकें, ठीक है। तो उसके लिए ये जो होता है ना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये यूज़ होता है। रिकम्बिनेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, कि दो डीएनएस को कंबाइन करके, ठीक है, इस तरह से कुछ ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके अंदर डीएनए की चेंजिंग हो जाती है। ट्रेडिशनल ह्यूमंस हैव मैनिपुलेटेड जीनोम्स इनडायरेक्टली बाय कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट्स। यही बात है कि ह्यूमंस जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात पर बहुत काम किया है, उन्होंने जीनोम्स को चेंज किया है और मैनिपुलेट किया है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने अपनी पसंद की ब्रीडिंग करवा के डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हासिल किए ताकि हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। अब क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए होता है, ठीक है बेटा। इसका क्या मतलब होता है, अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर जब हम कोई डीएनए किसी प्लांट बॉडी के अंदर किसी और का डीएनए इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपने पसंद के कैरेक्टर चाहिए ना, तो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तजर्बे कर रहे होते हैं कि कौन सा डीएनए कौन सी प्लांट बॉडी के अंदर ज़्यादा हमें अच्छे जो बेनिफिट्स है वो देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम किसी प्लांट बॉडी के अंदर अब उसका डीएनए निकाल के कोई किसी और प्लांट का डीएनए इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो वो एक तरह से फॉरेन डीएनए होता है ना, तो उस डीएनए की वजह से उन प्लांट्स को बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। उसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, और ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से ब्रीडिंग करवाई जाती है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग एक्चुअली यूज़ होती है, ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने में। मतलब ये जैसे हम लोग कुदरती तौर पर ह्यूमंस कुछ जुड़वा पैदा हो जाते हैं ना, इसी तरह से प्लांट्स की भी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी होती हैं, ठीक है। तो नेचुरली तो नहीं हो सकते, लेकिन ये क्लोनिंग की टेक्निक के ज़रिए से, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से ये आइडेंटिकल कॉपीज़ जो होती है ऑर्गेनिजम्स की वो बनती हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब ये क्या होती है, a method of biological research in which fragments of tissues from an animal or a plant are transferred to the artificial environment in which they can continue to survive and function। अब बेटा क्या होता है, इसके अंदर हमने देखना है कि किस ऑर्गेनिज़म जो अगर हमें ये चेक करना है कि अच्छा ये वाला प्लांट ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगा कि ये वाला प्लांट ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगा, तो हमने क्या करना है, हमने उस प्लांट का कोई सेक्शन कट करना है, उस सेक्शन में से उस प्लांट के टिश्यूज़ को ले लेना है, ठीक है। जब हम लोग उस टिश्यूज़ को ले लेंगे, उस टिश्यूज़ को किसी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम ग्रो करवाएंगे, ठीक है। एक तो प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर रहे होते हैं ना सॉइल के अंदर, ठीक है, लेकिन हम लोग किसी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे। वो आर्टिफिशियल मीडियम किस तरह से बनता है, वो बेटा टेस्ट ट्यूब्स के अंदर बनता है। टेस्ट ट्यूब्स एक रॉड्स टाइप होती हैं, ठीक है, शीशे की, तो उनके अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके वो एक मीडियम बनाते हैं। अब टिश्यूज़ को लेकर उसके अंदर हम लोग ग्रो करवाते हैं, वो एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है। अब हमने उसके अंदर देख लेना होता है कि कौन सी प्लांट जो है वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर वीट है तो वीट की बेटा सिर्फ एक ही वैरायटी नहीं होती, 2-3 उसकी वैरायटीज़ हैं, ये 5-6 वैरायटीज़ होती है, बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 2 वैरायटीज़ पे काम करना है तो मैं क्या करूँगी, दोनों वैरायटीज़ को एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाना शुरू कर दूँगी। तो मुझे इससे ये पता चलेगा, मैं साथ साथ डेली ऑब्जर्व करना शुरू कर दूँगी कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो हो रहा होता है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए से कौन सी वैरायटी प्लांट की कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या ग्रो कर रही है, ठीक है। प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स
which weaken the plant and reduce the yield had traditionally been controlled by using the chemical fungicides and insecticides। अब क्या होता है कि जो पैथोजेनिक फंजाई होती है, पैथोजेनिक का मतलब होता है वो फंजाई जो कि डिजीज़ कॉज करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फंजाई होती है या फिर जो क्रॉप्स के अंदर हम पेस्ट वगैरह का स्प्रे करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को किल कर सकें, इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो वो उसकी वजह से प्लांट्स पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो प्लांट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से यील्ड भी प्लांट की जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। उन सारे पेस्ट वगैरह को, पैथोजेनिक फंजाई को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग केमिकल फंजीसाइड्स, ठीक है। फंजीसाइड्स वो जो फंजाई को किल करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स वो जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। दीज केमिकल आर समटाइम टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस एंड प्लांट्स एंड कॉज पोल्यूशन। अब ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड, ये बाज़ औक़ात ये भी टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, और ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, ये जो फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की वजह से पोल्यूशन कॉज होती है, ठीक है। इसको कम करने के लिए भी एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।